सो हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आप लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ की जो टॉपिक होती है उसको देखते हैं, उसकी एनालिसिस देखते हैं, फिर इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके आधार पे क्या MCQs बन सकते हैं जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता होती है, वो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसकी एनालिसिस भी देखते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये अपलोड करेगा बूथ वाइज जो टर्न आउट होते हैं इलेक्शन में, शाम तक क्या कितने लोगों ने वोट कर दिया है, ये सारे डिटेल्स जो है वो अब बूथ वाइज शेयर करेंगे। इसके साथ ही वोटर आईडी और आधार लिंकेज जो है उसके संबंध में भी बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है बूथवार डेटा के लिए याचिकाओं की सुनवाई करेगा। वो देखेगा कि भाई इसके संभावनाएं कितनी बन रही हैं और होगी तो ये शेयर किया जाएगा। और वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग के साथ बूथवार मतदान डेटा की मांग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, मतलब वहां जाएं और अपनी बातों को रखें। याचिकाकर्ता जिनमें सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है वो शामिल हैं, प्रत्येक मतदान चरण के बाद प्रामाणिक स्कैन किए हुए और स्पष्ट मत रिकॉर्ड जो है वो चाहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी अगर हो तो वो पता चल जाए। इससे मतदान डेटा की प्रामाणिकता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में संभावित बदलाव पर जो संदेह पैदा होता है उससे भी समाधान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने मई 2024 के हलफनामे में कहा था कि फॉर्म 17C मत रिकॉर्ड को उम्मीदवारों या उनके एजेंटों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता। ये जो है कानूनी जनादेश नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने गैर सांवैधिक पारदर्शी उपाय के कारण मतदाता ऐप, वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मतदान का जो है डेटा उसने शेयर किया था। अलग से इलेक्शन कमीशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इस लिंकेज को लागू करने के लिए UIDAI के साथ तकनीकी परामर्श जल्दी शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता को बढ़ावा देना है। लिंकिंग वोटर आईडी विद आधार, वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स होगी या क्या क्या बदलाव होगा वो हम लोग देखते हैं। तो मतदाता पहचान पत्र जो है को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं को हटाना। इसे चुनाव कानून अधिनियम 2021 के तहत चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसका जो उद्देश्य और लाभ क्या हो सकता है? डुप्लीकेट मतदाता पंजीकरण समाप्त हो सकता है, मतदाता धोखाधड़ी को रोकता है, सूक्ष्म और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है, आसान मतदाता सत्यापन में मदद करता है। इसके लीगल और संवैधानिक प्रोविजंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, ये हम लोग देखते हैं। ये चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 जो है स्वैच्छिक आधार लिंकेज की अनुमति देता है, ताकि एक से अधिक पंजीकरण रोके जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है, इसलिए आधार न जोड़ने से मतदाता का जो है अधिकार नहीं छीना जा सकता। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 एक से अधिक पंजीकरण को प्रतिबंधित करती है। निजता का अधिकार जो है पुट्टू स्वामी मामला 2017 में आधार लिंक को अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक बनाता है। आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की प्रक्रिया तो ऑनलाइन विधि है NVSP पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो इस पे आप जा सकते हैं NVSP.in पे और यहाँ पे जा कर के आप कर सकते हैं लिंकेज। लॉगिन करें और आधार लिंक चुनें। EPIC नंबर और आधार विवरण दर्ज करना होता है। यहाँ पे OTP के माध्यम से सत्यापन करें और अनुरोध सबमिट किया जाता है। ऑफलाइन बूथ जो है बूथ स्तर अधिकारी BLOज जो होते हैं वो भी मदद करते हैं इसमें। फॉर्म 6B और BLO या मुख्य जो चुनाव कार्यालय में जमा कर सकते हैं BLO के माध्यम से। और SMS और कॉल विधि के माध्यम से 166 या 51969 पर EPIC नंबर और आधार नंबर SMS करके जोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा 1950 पर कॉल करके IVR के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। चैलेंजेस, चुनौती और कंसर्न्स क्या क्या है? डेटा सुरक्षा की समस्या के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं।
यदि इसे अनिवार्य बनाया गया तो मतदाता जो है अधिकार खोने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही तकनीकी और डेटाबेस त्रुटियां जो है गलत मेल खाते बना सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसे अनिवार्य बनाने का कोई कानूनी प्रावधान अभी तक नहीं है। तो मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना साफ सुथरे चुनाव और बेहतर मतदाता सूची के लिए कदम हो सकता है, लेकिन गोपनीयता और दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को हल करना भी जरूरी है। इसके तहत आधार लिंकेज स्वैच्छिक रहनी चाहिए, ऐसा जो है इसमें एक अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से आधार को स्वैच्छिक माना जाता है, लेकिन चुनाव को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए ईपीआईसी नंबर और चुनाव आयोग की भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा हमने पहले भी चुनाव आयोग जो डुप्लीकेट मतदाता पहचान संख्या हटाएगा, ऐसा हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था, जो एडनोट 2.0 प्रणाली के तहत लागू होता है। ये आपको पीडीएफ तो मिल रहा है, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान संख्या चाहे जो भी हो, केवल कोई भी मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है। और ये इरोनेट जो प्रणाली है, पहले से मैनुअल डेटा प्रविष्ट पद्धति के कारण कुछ राज्यों में मतदाताओं को समान ईपीआईसी संख्या आवंटित की गई थी और जिसका डुप्लीकेशन हुआ है, लेकिन अब जो है इरोनेट 2.0 लागू किया गया है। ये जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया है मतदाता पंजीकरण के लिए, और चुनाव रोल प्रबंधन इसके तहत किया जाएगा। ये जो है मतदाता सूची में पारदर्शिता, दक्षता और सटीकता को बढ़ावा देने की प्रणाली लाई गई है। इसकी विशेषता हमने पहले बहुत ही डिस्कस कर रखी है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। यह एक स्वायत्त प्राधिकरण है, चुनाव के लिए स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक प्राधिकरण है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों का प्रशासन जो है भारत में किया जाता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रबंधन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। इस संदर्भ में भी हमने बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो पेज नंबर 1 और 4 पे जो है दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर लोकपाल हैज़ पावर ओवर जजेस। तो इसके पहले भी हमने लोकपाल जो है उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जो जज है उसके ऊपर हमारी अथॉरिटी होती है। तो इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या करेगा, अभी डिसीजंस लेगा। ये पेज नंबर 1 पे था और ये पेज नंबर 4 पे। सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर लोकपाल हैज जुरिस्डिक्शन ओवर जजेस। तो ये देख लेते थोड़ा सा। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मंगलवार को यह जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या लोकपाल का अधिकार क्षेत्र संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों तक है कि नहीं है। यह समीक्षा आकलन करेगी कि क्या न्यायाधीश लोकपाल के दायरे में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद। कोर्ट ने यह मुद्दा स्वतः संज्ञान में लिया है जब लोकपाल ने 27 जनवरी को आदेश दिया था कि कोई कोर्ट न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत की जांच का अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था। यानी कि हाई कोर्ट को जो है लोकपाल वो अपने अंतर्गत हाई कोर्ट के जजेस को लाना चाहता है और उसे एक अधिकारी के रूप में वर्णित करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे मुझे ऐसा लगता है कि तैयार नहीं होगी, क्योंकि अगर जो लोकपाल है वो अगर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अगर कार्रवाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वायत्तता को भी कंट्रोल करने वाली बात हो सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या लोकपाल को संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर अधिकार है कि नहीं है। मामला लोकपाल 27 जनवरी के आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सार्वजनिक सेवक, पब्लिक सर्वेंट्स मानकर जांच का दावा किया गया था। बेंच ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई, जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया था उन्होंने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुद्दे को सीमित किया कि क्या न्यायपालिका लोकपाल अधिनियम के तहत सार्वजनिक सेवक है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जांच की मांग की है कि क्या न्यायाधीश के खिलाफ पुलिस स्टेशनों के में आपराधिक शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। और लोकपाल के 2013 अधिनियम धारा 14(1)(f) का हवाला दिया गया है, जिसमें सरकारी वित्त पोषित निकायों के तहत न्यायाधीश भी शामिल हैं। इस संदर्भ में लोकपाल जो अधिनियम है 2013, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो लोकपाल अधिनियम 2013 भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, जो
उच्च स्तर के लोक सेवकों की जवाबदेही को तय करने के लिए लाया गया है। यह जो है भ्रष्टाचार की जांच करता है, स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष जांच करता है। लोकपाल और लोकायुक्त जो है स्वीडन के मॉडल के आधार पर यह स्थापित है, और अन्ना हजारे का जो आंदोलन है 2011 का, उसके बाद जो है संसद में ये पारित किया गया था। की प्रोविजंस, हम लोग अलग अलग जगह अलग प्रोविजंस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और सरकारी अधिकारी, एनजीओ वो जो 1 करोड़ से अधिक सरकारी धन प्राप्त करता है इसके अधीन आते हैं। प्रधानमंत्री का जो है सीमित जांच होता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल द्वारा जांच की जा सकती है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, विदेशी संबंध, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा मामले इसके तहत आते हैं। यदि लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत मिलती है तो वह 5 सदस्यीय समिति द्वारा गोपनीय रूप से जांचा जाएगा, और समिति आरोपों को निराधार पाती है तो मामला को खारिज कर देगा। न्यायपालिका जो है पर कोई अधिकार नहीं होता है, जो अभी तक का जो चल रहा है उसके हिसाब से। लोकपाल न्यायपालिका की जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच नहीं कर सकता। न्यायपालिका पर जो है जांच केवल न्यायिक जवाबदेही अधिनियम के तहत होती हैं, और संसद में जो सांसदों जो संसद में बोलते हैं उन्हें बोलने पे छूट प्राप्त है। लोकपाल संसद के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्द और उनके मतदान के फैसले की जांच नहीं करता। यह छूट संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दी गई है। सरकारी कर्मचारी की जो है संपत्ति घोषणा की छूट, ये 2016 में लोकपाल संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा में छूट दी गई थी। हालांकि यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो लोकपाल जांच कर सकता है। एनजीओ और ट्रस्ट जो हैं वो अगर 1 करोड़ से अधिक की धनराशि सरकार से प्राप्त करते हैं तो उनकी जांच की जा सकती है। छोटे एनजीओ, धार्मिक संगठन और निजी ट्रस्ट को लोकपाल की जांच से छूट प्राप्त है। लोकपाल की स्थापना, लोकायुक्त की स्थापना, तो हर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक होती है। लोकपाल की जो शक्तियां होती है वो देख लीजिए, सीबीआई को निर्देश दे सकता है और मामलों की निगरानी के लिए दे सकता है निर्देश। भ्रष्टाचार के मामलों में संपत्ति जब्त कर सकता है। विशेष अदालतों में मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित कर सकता है। लोकपाल चयन समिति, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रतिष्ठित न्यायविद के माध्यम से लोकपाल की नियुक्ति होती है। 2016 में जो संशोधन लाया गया है, एनजीओ और ट्रस्ट को लोकपाल के दायरे में लाया गया, और 2021 में जो संशोधन किया गया उसमें सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए अपने संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। इस संदर्भ में हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप न्यूज़ जो एनालिसिस है उसका PDF प्राप्त करके आप इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 3 पे है स्टैंडिंग स्टोन ऑफ मुदुमाला इन तेलंगाना। ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। तो हम लोग देखेंगे मुदुमाला जो है वो जगह देखेंगे तेलंगाना के अंतर्गत, उसकी विशेषता को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग जो ये जिस काल का है उस काल के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि मेगालिथ काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो तेलंगाना के नारायण पेट के मुदुमल में खड़े पत्थर यानी कि मेनहिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह आवेदन भारत सरकार द्वारा यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया था। मुदुमल जो है जो कृष्णा नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा, मुदुमल कहाँ पे है? कृष्णा नदी के किनारे कर्नाटक की सीमा पे लगता है। यह एक प्रसिद्ध मेनहिर स्थल है। लगभग 1200 बड़े ऊर्ध्वाधर और 3000 साल पहले के आकाश को दर्शाता है, जिसमें लियो और ऊर्जा मेजर जैसे नक्षत्र दिखाई देते हैं। मेनहिर ऑफ मुदुमल जो है नारायणपेट तेलंगाना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मुदुमल के मेगालिथ मेनहिर जो है तेलंगाना के नारायणपेट जिले में स्थित है। ये प्राचीन खड़े पत्थरों का एक समूह है जिसकी उम्र लगभग 3500 से 4000 वर्ष मानी जाती है। तो ये 3500 से 4000 वर्ष के आसपास का जो है ये आप कह सकते हैं। ये पत्थर जो है अंतिम संस्कार संबंधी अनुष्ठानों और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। अंतिम संस्कार के विषय में तो आपको बिल्कुल पता होगा ही, लेकिन खगोलीय अध्ययन ये कैसे होता है ये देख लीजिए। यह स्थल लगभग 80 करोड़
80 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें पत्थर जो है खगोलीय पिंडों के साथ संरेखित है, जो उस समय की उन्नत खगोलीय समझ को दर्शाता है। मतलब जैसे खगोलीय पिंड आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरीके से एक संरचना बनाए हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ भी बनाया गया है। पूजा स्थल के विषय में यह विशेष मेन्हिर की देवी यल्लम्मा के रूप में पूजा जाता है, जो स्थानीय समुदाय और इनके प्राचीन संरचना के बीच गहरे संबंध को दर्शाते हैं। मेगालिथ काल और इसकी अवधि को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो मेगालिथ काल जो है प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, जिसमें बड़े पत्थर यानी मेगालिथ का उपयोग कब्रों, स्मारकों और धार्मिक संरचनाओं के निर्माण में किया जाता था। मेगालिथ की अवधि अगर देखें तो यह काल जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। हालांकि इसकी अवधि जो है क्षेत्र के अनुसार भिन्न है। भारत में यह काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक जो है प्रमुख काल इसके अंतर्गत है। विशेषता देखें तो बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मृतकों को दफनाने के बाद जो है बड़े पत्थर लगाए जाते थे, जिसमें मेनहीर, डोलमेंस और सर्कल्स के रूप में खड़ा किया जाता था। धातु उपकरणों का उपयोग होता था। इसमें तांबा, कांसा, लोहे जैसे औजार का उपयोग शुरू हुआ था। कृषि एवं पशुपालन देख लीजिए, लोग खेती करने लगे और अनाज जैसे चावल, जौ उगाते थे। साथ ही मवेशी, घोड़े और भेड़े पालन करते थे। कब्रगाह और अंतिम संस्कार विधियां देख लीजिए, तो मृतकों को मिट्टी के बर्तनों, हथियार और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मेगालिथ कब्रगाह प्राप्त होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्राप्त होते हैं। भारत में प्रमुख मेगालिथ स्थल आप देख लीजिए, ब्रह्मगिरी जो है यह स्थल कई मेगालिथ कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। हल्लूर आंध्र प्रदेश, यह भी मेगालिथ उपकरण और मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमल अभी जो आपने देखा है एक, यह स्थल खड़े पत्थरों में हीर के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जो है, यहाँ मेगालिथ कब्रगाहें मिलती हैं। इस प्रकार जो है मेगालिथ काल मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्राचीन समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की झलक देखी जा सकती है। अगला हमारा पेज नंबर 5 पे है, इंडिया टेक्स 24। एक्चुअली ये पेज नंबर 5 पे नहीं है, ये 12-13 पे होगा, ये गलती से 5 लिखा गया है। इंडिया जो है 24वां स्पॉट पे आ गया है। फ्रीडम स्पीच जो सर्वे एक किया गया है वो हम देखते हैं, द राइट टू फ्री स्पीच। इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी बेसिक स्टडी करेंगे। सो भारत ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सर्वे में 24वां स्थान प्राप्त किया है और भारत ने अमेरिका स्थित फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक के वैश्विक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सर्वे में 33 देशों में 24वां स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर 2024 में सर्वे में भारत को 62.6 अंक मिले, जो दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच स्थित है। नॉर्वे और डेनमार्क ने फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत पीछे रहा है। फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच इंडेक्स अगर 2025 को देखें तो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक द्वारा विकसित किया गया, जो वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन को मापता है। यह इंडेक्स 8 प्रमुख प्रश्नों पर आधारित है जो विवादास्पद भाषण की स्वीकृति को मापते हैं, जिसमें शामिल है सरकार की आलोचना, धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, अल्पसंख्यक समूह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, समलैंगिक संबंधों का समर्थन, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और भी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसके अलावा यह इंडेक्स 3 ऐसे प्रश्न को शामिल करता है जिसमें भाषण, मीडिया स्वतंत्रता और इंटरनेट की खुली पहुंच पर सेंसरशिप के विरोध को मापते हैं। अतिरिक्त 2 प्रश्न जो हैं वो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से अधिक महत्व देते हैं या नहीं, उसके विषय में पूछा जाता है। यह सर्वे अक्टूबर 2024 में फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा YouGov और उसके वैश्विक साझेदारों के सहयोग से किया गया था। इस संदर्भ में जो एक 2018 का हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो आधार से रिलेटेड है, और इसके बाद हम जो नए क्वेश्चन देंगे जो 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता जिसकी हो सकती है। सो आधार कार्ड को नागरिकता या अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है? नहीं, नागरिकता तो बिल्कुल नहीं, और डोमिसाइल के रूप में भी संभवतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो पहला गलत है। सेकंड देखते हैं, एक बार जारी होने के बाद आधार नंबर को जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है, दोनों गलत है। हेंस डी इज द राइट ऑप्शन हेयर।
आधार कार्ड नागरिकता या अधिवास प्रमाण पत्र नहीं है। यह विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान और निवास प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो निवास के रूप में इसको लिया जा सकता है, लेकिन ये अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल नहीं है, आप यहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंसी आप बता सकते हैं इसके माध्यम से। आधार नंबर निष्क्रिय या रद्द किया जा सकता है, और यदि कोई आधार 3 साल तक उपयोग नहीं किया जाता है या यदि यह गलत तरीके से प्राप्त किया जाता है तो इसे रद्द कर दिया जाता है। आधार जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस का है, सिटीजनशिप का नहीं है। UIDA जो है डीएक्टिवेट कर सकता है अगर वो 3 साल तक अनयूज्ड रहता है और या फिर फ्रॉड तरीके से उसको प्राप्त किया जाता है। सिटीजनशिप प्रूफ ऑफ इंडिया जो है पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अदर गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट है, आधार नहीं है। अगला देख लीजिए, वोटर जो ID है EPIC, इसके बारे में हमने आपको क्वेश्चन दिया है जो सेम क्वेश्चन है 2000 जो अभी आपने देखा है आधार के विषय में 2025 में पूछे जाने की इसकी प्रायिकता हो सकती है। तो इस संदर्भ में जो है वोटर ID के संदर्भ में आपको विचार करना है। मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता। एक बार जारी होने के बाद मतदाता पहचान पत्र को जारी करने वाले प्राधिकरण निष्क्रिय या हटा नहीं सकते, ये भी दोनों ही गलत है। जो मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसे केवल चुनाव आयोग द्वारा जो है मतदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है। भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म, वंश, पंजीकरण या प्रकृतिकरण के आधार पर किया जाता है। सेकेंड भी गलत है। यह कोई यदि कोई मतदाता अयोग्य पाया जाता है, मृत हो जाता है, तो इसका पंजीकरण जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो वोटर ID जो है सिटीजनशिप और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जो है डीएक्टिवेट कर सकती है और हटा भी सकती है, और अगर डुप्लीकेशन होता है तो उसको भी हटा सकती है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा निर्देशित होता है, और वोटर ID जो है प्राइमरली एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, वोटिंग पर्पस के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया है, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए अपने मतदान पहचान पत्र को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। तो अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, हालांकि ये कहा जा रहा है अनिवार्य करने के लिए, ताकि डुप्लीकेशन की जो संभावना होती है वो समाप्त हो सके। अगला है चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 ने मतदाता धोखाधड़ी रोकने के लिए स्वैच्छिक आधार पर मतदाता पहचान पत्र लिंकेज का प्रावधान किया। ये बिल्कुल सही है। तो जब मतदाता जो आदमी धोखाधड़ी करने वाला आदमी है वो क्यों आधार से लिंक करेगा भाई, तो सीधी सी बात है। तो धोखाधड़ी से रोकने के लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, और इसके लिए इसको अनिवार्य बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी तक ये अनिवार्य नहीं हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो पहले जो है अभी मतदाता पहचान पत्र जो है आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है। भारत चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह स्वैच्छिक प्रक्रिया है, आधार से लिंक न करने पर किसी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। और सेकंड जो है ये सही है। अगला प्रश्न है आपको लोकपाल के संदर्भ में। लोकपाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच कर सकता है? अरे भाई अभी तक तो नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का तो वैसे भी नहीं कर सकता, और अभी तक जो मामले आ रहे हैं उसमें इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो पहला गलत है। लोकपाल संसद में सांसदों के बोलने वाले शब्द और उनके मतदान के फैसलों की जांच कर सकता है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मुदुमल के मेनहिर नारायणपेट तेलंगाना के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये मेगालिथ जो है लगभग 1000 वर्ष पुराने नहीं है, ये तकरीबन 3000 वर्ष पुराने हैं। यह स्थल, तो पहला अगर गलत हो जाता है तो सेकंड और थर्ड सही आंसर है। पढ़ते हैं हम इसको। यह स्थल खगोलीय पिंडों के साथ संरेखित है जो उस समय की उन्नत खगोलीय, ये देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, खगोलीय पिंडों के साथ जो है संरेखित है और खगोलीय ज्ञान को बताता है। स्थानीय समुदाय द्वारा मेनहिर को देवी यल्लमा के रूप में पूजा किया जाता है। तो सेकंड भी सही है, लेकिन सेकंड थर्ड भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे पूछे जाने की प्रायिकता हो सकती है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि मुदुमल में के मेनहिर लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं।
ये 1000 वर्ष पुराने नहीं हैं, उससे बहुत पीछे के काल के से संबंधित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो पहला अगर हम काट दें तो हमारा आंसर आ जाता है, पढ़ते हैं फिर भी। यह सूचकांक विवादास्पद भाषण के संबंधित प्रमुख प्रश्नों के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैश्विक समर्थन का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही है। एक मानदंड धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों की स्वीकृति का आकलन करना भी शामिल है, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा सही ऑप्शन है। फर्स्ट गलत इसलिए है क्योंकि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 को फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक द्वारा विकसित किया गया है, न कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित करता है, हालांकि महत्वपूर्ण वही है, लेकिन ये नया आया है तो इससे के पूछे जाने की प्रायिकता पॉसिबिलिटी है। तो आज का हमारा जो एनालिसिस है और एमसीक्यूज़ है वो यहीं पे समाप्त करता है। और आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, अगर ज़रूरत हो कुछ तो आप कमेंट ज़रूर करें, आवश्यकता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल विशेष सत्र के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।